स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा वीडियो है, वह जैन शैली, गुजराती शैली, अभ्रंश शैली और पश्चिमी भारतीय शैली। यह पार्ट 1 का वीडियो है मित्रों। इसमें हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, जिसमें आज हम लोग जो है जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, इसका जो है अध्ययन करेंगे। मित्रों आप देखेंगे तो जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, इसका जो मूल एक विषय रहा वह मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित रहा, जिसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों को जो है, जैन धर्म के जो तीर्थंकर रहे जैसे ऋषभनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ इत्यादि तीर्थंकरों को जो है इस पूरे जैन शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली में चित्रित किया गया है। मित्रों इसका मुख्य विषय जैन धर्म से ही रहा, लेकिन सबसे पहले हम नामकरण के संदर्भ में आएंगे, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रश्न है वह नामकरण से ही हमसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद हमने एक मैप भी बनाया है, और किस आधार पे किस विद्वानों ने जो है इसका नामकरण किस तरीके से किया, क्योंकि जितने भी विद्वान आए वह अलग अलग शोधों के आधार पे, अलग अलग रिसर्च के आधार पे इसका नामकरण किए। कोई इसको जैन शैली कहा, कोई अभ्रंश शैली कहा, कोई गुजराती शैली कहा, कोई इसको पश्चिमी भारतीय शैली कहा, लेकिन मुख्य विषय इसके जैन धर्म से ही संबंधित रहे। तो आइए मित्रों हम देखते हैं नामकरण के संदर्भ में। सबसे पहला जो इसका नामकरण किया गया और जो सबसे पहला शोध किया गया वह आनंद कुमार स्वामी ने किया, और जो कि बहुत बड़े कला इतिहासकार रहे आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी के साथ साथ एक तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ। लामा तारानाथ और आनंद कुमार स्वामी ने जो है इसको जो है पश्चिमी भारतीय शैली कहकर पुकारा। किसको? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहकर पुकारा, क्योंकि मित्रों जो इनका शोध रहा, जो इनका रिसर्च रहा, वह मुख्य रूप से गुजरात के क्षेत्रों में रहा। और गुजरात जब देखेंगे तो मैप के हिसाब से जो हमारा इंडियन मैप है, जो मानचित्र है, अब ऊपर जाएंगे तो उत्तर, नीचे दक्षिण, और इसके दाहिने साइड जो है पूर्व, और इधर जो है पश्चिम। तो मित्रों जो गुजरात का पूरा क्षेत्र है, अब गुजरात का क्षेत्र देखेंगे तो यह जो है भारत के पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पे? पश्चिम में। इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, और इधर जो है दक्षिण है। ठीक। तो जो जैन शैली का मुख्य स्थान रहा वह मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी छोर पे रहा, अर्थात पश्चिम में रहा। इसी आधार पे आनंद कुमार स्वामी और तारानाथ ने जो है इस शैली का नामकरण, यानी कि जैन शैली का नामकरण जो है इन्होंने पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से इसका नामकरण किया, अर्थात इसको पुकारा कि तारानाथ और आनंद कुमार स्वामी के अनुसार जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह शैली भारत के पश्चिम में विकसित रही। तो मित्रों ये हो गए हमारे आनंद कुमार स्वामी और लामा तारानाथ। इसी के क्रम में हम दूसरे जो हमारे विद्वान आते हैं, जैन शैली को गुजराती शैली कहकर नानालाल चमनलाल मेहता ने पुकारा है। जो नानालाल चमनलाल मेहता थे यह मुख्य रूप से गुजरात के जो है, ये दोनों सगे भाई, और हिंदी साहित्य और कला इतिहास में इनका बहुत योगदान रहा। तो जब यह लोग आते हैं तो देखते हैं कि यह जो जैन शैली है वह मुख्य रूप से गुजरात में इसका विकास हुआ है। तो इसलिए इसी आधार पे नानालाल चमनलाल मेहता ने जैन शैली को गुजराती शैली कहकर पुकारा। तीसरे विद्वान आते हैं, हम देखते हैं तो गुजराती शैली को जैन शैली अब पर्सी ब्राउन साहब कहते हैं। पर्सी ब्राउन साहब नानालाल चमनलाल की बातों को नकार देते हैं कि इसको सिर्फ गुजराती शैली नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि गुजराती शैली को जैन शैली कहना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि यह जो इसके जो मुख्य विषय हैं, जो जैन शैली के मुख्य विषय हैं वह जैन धर्म से ही संबंधित हैं। इसलिए पर्सी ब्राउन साहब ने इस गुजराती शैली को जैन शैली कहकर पुकारा। फिर उसके बाद इसी के क्रम में चौथे जो हमारे विद्वान आते हैं राय कृष्णदास।
बहुत बड़े जो है कला इतिहासकार, हिंदी साहित्य में इनका बहुत योगदान रहा। भारत कला भवन के संस्थापक रहे ये। और राय किशोरदास साहब जब जैन शैली पे इनका शोध आता है, यह रिसर्च करते हैं, तो यह देखते हैं कि यह शैली मुख्य रूप से गुजरात में इसका जो है विकास हुआ। और इसके साथ साथ देखेंगे तो मध्य प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पे इसकी प्रतियां इनको प्राप्त होती है। यह गुजरात से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। तब इनको नामकरण के संदर्भ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इन्होंने इस आधार पर गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो प्रतियां प्राप्त करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक किसी विशेष नाम से इसको हम नहीं पुकार सकते, ना हम इसको गुजराती कह सकते, ना हम इसको पश्चिमी भारतीय शैली कह सकते हैं, ना हम इसको जैन शैली कह सकते हैं। इसकी प्रतियां गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती हैं। इस आधार पे इसका नामकरण इन्होंने अपभ्रंश शैली किया। अपभ्रंश का मित्र अर्थात है अपभ्रंश का जो है अर्थ होता है कि किसी चीज़ का मिला जुला, यानी कि इसका जो जैन शैली का पूरा मिला जुला असर रहा वह 3 जगह से इन्होंने प्राप्त किया। तो राय किशोरदास साहब ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम जो है दे के पुकारा है। तो यह हमारे हो गए नामकरण के संदर्भ में पश्चिमी भारतीय शैली, आनंद कुमार स्वामी, लामा तारानाथ, जैन शैली को गुजराती शैली, नानालाल चमनलाल मेहता, उसके बाद गुजराती शैली को जैन शैली परसी ब्राउन साहब कहते हैं, और जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम जो दिया वह राय किशोरदास ने दिया। तो यह हो गया मित्रों हमारा नामकरण के संदर्भ में। अब हम आ जाते हैं, जो यह जैन शैली है, जैन शैली और गुजराती शैली को एक साथ पढ़ेंगे, अपभ्रंश शैली को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत अलग अलग विशेषताएं अलग अलग शोध के आधार पे रही हैं। तो मित्रों अब हम चलते हैं जो है जैन शैली या गुजराती शैली। जैन शैली या गुजराती शैली की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान आनंद कुमार स्वामी थे। और जो आनंद कुमार स्वामी जब इस शैली के बारे में जानकारी देते हैं, तो इसके पीछे एक घटनाक्रम होता है। और उस घटनाक्रम में देखेंगे तो आनंद कुमार स्वामी साहब बर्लिन म्यूजियम जाते हैं कुछ शोध के लिए, कुछ रिसर्च के पर्पज़ से वहाँ पे जाते हैं। तो 1924 ईस्वी में बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, तो 1924 ईस्वी में जब शोध करते हैं, तो वहाँ से एक जो है कल्पसूत्र, जो जैन शैली की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति को प्राप्त करते हैं। एक चित्रित जो है प्रति रहती है। तो वहाँ से ये देखते हैं कि भारतीय कला में जो है एक कोई विशेष शैली रहती है। तो इसी कल्पसूत्र की जो चित्रित प्रतियां रहती हैं, वह जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं और उसका विधिवत रूप से वह परिचय देते हैं और कहते हैं कि भारत में एक कोई जैन शैली के नाम से यहाँ पे बहुत विकसित शैली रहती है। तो 2 चीज़ें यहाँ से हैं कि जैन शैली की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान कौन हैं, तो वह आनंद कुमार स्वामी हैं। दूसरे विद्वान हमारे दूसरी कड़ी इसमें जो है कि 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से किसकी प्रति प्राप्त करते हैं? कल्पसूत्र की। बर्लिन म्यूजियम से आनंद कुमार स्वामी जो है 1924 ईस्वी में कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति जो है प्राप्त करते हैं और उसी का परिचय भारत में सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी देते हैं। तो मित्रों हो गया यह सर्वप्रथम जानकारी। और वह जानकारी कहाँ से प्राप्त किए? बर्लिन म्यूजियम से। कौन सी प्रति? कल्पसूत्र नामक प्रति। तीसरी चीज़ इसमें मित्रों ये है कि जो आनंद कुमार स्वामी थे, इनके अनुसार जो बर्लिन म्यूजियम से कल्पसूत्र की जो प्रति रही, जब इन्होंने खूब शोध किया तो जो कल्पसूत्र जो बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त करते हैं कल्पसूत्र की यह प्रति, और यह प्रति मांडू में चित्रित रहती है। ठीक, मांडू मित्रों मध्य प्रदेश में है। जो कल्पसूत्र की प्रति बर्लिन में रखी गई थी वह चित्रित जो है मांडू में थी और वर्तमान समय में यह प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। सर्वप्रथम जानकारी आनंद कुमार स्वामी देते हैं।
और किस आधार पे? बर्लिन म्यूजियम से कल्पसूत्र की एक प्रति प्राप्त करते हैं। जो बर्लिन म्यूजियम में कल्पसूत्र की प्रति रहती है वह चित्रित कहाँ रहती है? मांडू अर्थात मध्य प्रदेश में। और वर्तमान समय में यह प्रति जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह प्रति जो है सुरक्षित है। ये 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद नानालाल चमनलाल मेहता, जैन शैली को गुजराती शैली का जो नाम इन्होंने दिया था वह रूपम नामक एक पत्रिका थी, उसमें विधिवत रूप से इसका जो है इस पत्रिका में विवेचना प्रस्तुत किया था। तो नानालाल चमनलाल मेहता ने इस आधार पर इसको गुजराती शैली कहा था। तो यह मित्रों एक जैन शैली के बारे में और थोड़ी बहुत बातें जो है हम जान लेते हैं। कौन कौन सी यहाँ पे पुस्तकें चित्रित रही हैं, यह भी हमारे परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मित्रों पुस्तकों पे हम आते हैं। तो जो जैन शैली में महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पहला हमारा है कल्पसूत्र, और इसी कल्पसूत्र का सर्वाधिक पूरे जैन शैली में सर्वाधिक चित्रांकन जो है कल्पसूत्र का किया जाता है, और इसके सर्वाधिक चित्रण ठीक। इसके हमारे लेखक भी पूछे जाते हैं। इसके लेखक जो है भद्रबाहु हैं। ठीक, सर्वाधिक चित्रण पूरे जैन शैली में किसका होता है? कल्पसूत्र का। और जो है कल्पसूत्र नामक जो यह ग्रंथ है वह जैन शैली का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप इसमें देखेंगे तो पूरे जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जो है जीवनियों का पूरा परिचय और पूरा एकदम विस्तार से इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो सर्वाधिक जो है चित्रण किस पुस्तक का किया गया है? तो वह कल्पसूत्र का, और इसके लेखक भद्रबाहु हैं। दूसरी पुस्तक हमारी है कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य कथा। तीसरी हमारी पुस्तक है इसमें जो है त्रिशला सकल पुरुष चरितम। त्रिशला सकल पुरुष चरितम। ठीक मित्रों, इसके लेखक जैनाचार्य हेमचंद हैं। ठीक, जो चौथी पुस्तक हमारी मित्रों है वह कथा चरित्र है। कथा चरित्र, जो कथा चरित्र इसके लेखक सोमदेव हैं। ठीक, इससे भी हमको कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि कल्पसूत्र नामक जो प्रति रही है वह किस शैली में चित्रित है? तो वह जैन शैली में चित्रित पुस्तक है मित्रों। और यह इसका चित्रांकन सर्वाधिक किया गया है, जिसके लेखक भद्रबाहु हैं। दूसरी पुस्तक कालकाचार्य कथा, त्रिशला सकल पुरुष चरितम, जिसके लेखक जैनाचार्य हेमचंद हैं। चौथी हमारी जो पुस्तक है कथा चरित्र, जिसके लेखक सोमदेव हैं। इसके हेमचंद हैं और इसके सोमदेव हैं। तो मित्रों यह पुस्तक हो गई, यह मुख्य पुस्तक है। अगर इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी बहुत और बातें हैं, इस पे भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ जैन शैली की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं जो मुख्य रूप से जैन शैली में जो सचित्र जो पोथियाँ रही वह कब से कब लिखी गई। जो जैन शैली की अनेक सचित्र पोथियाँ रही वह 1100 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी के मध्य लिखी गई।
जो जैन पोथी रही, जैन पोथी का लेखन, वह मित्रों 1100 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी के मध्य जो है, जो जैन पोथियाँ रही 1100 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी के मध्य यह मुख्य रूप से लिखी गई। और इसी आधार पर जो पोथियाँ लिखी गई उसी आधार पे जैन शैली में इनका चित्रांकन किया गया। और चित्रांकन किस पे किया गया? ताड़पत्र और कपड़े पे। ताड़पत्र और कपड़ा। तो दो यहाँ पे मुख्य बातें रही कि जो जैन पोथियों का लेखन रहा वह 1100 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी के मध्य इसका लेखन किया गया। और जो यह पोथियाँ लिखी गई, चाहे कल्पसूत्र, कालकाचार कथा, कथा चरित्र, तो जो यह पोथियाँ लिखी गई उसी को आधार मानकर जो है चित्रांकन किया गया। और चित्रांकन किस पे किया गया? ताड़पत्र और कपड़े पे। इसके पहले हम पाल शैली पढ़े, तो पाल शैली में जो हम देखें, पाल शैली में मुख्य रूप से ताड़पत्र पे ही चित्रांकन किया गया था। लेकिन यहाँ आते आते कपड़े का भी प्रयोग किया गया। कुछ स्थानों पे कागज़ का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ताड़पत्र और कपड़ा। और इसमें से ताड़पत्र ही मुख्य है, जो कई बार हमसे पूछा गया है। और जो यह ताड़पत्र पे चित्रांकन हुआ वह किसका हुआ? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ। ये तीन मुख्य जो है तीर्थंकर की जीवनियाँ जो है, चार, महावीर स्वामी, ये चार तीर्थंकरों को मुख्य रूप से इस पूरे के पूरे जैन शैली में चित्रांकन किया गया। तो मित्रों, ये हमारा जो वीडियो है यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको अपभ्रंश शैली और पश्चिमी भारतीय शैली के बारे में थोड़ी बहुत जो इसकी और बातें बताएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी मुख्य बातें हैं, इसकी विशेषता पे भी हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।